Hello friends, this is Ruchi. Welcome to Uttarakhand Online Education. So in this video I have to discuss very interesting topic, the living world. So आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स. So let's see the list of topics. This is the list of topics. So first question is what is living? जीव क्या है? तो आज हम डिस्कस करेंगे लिविंग के बारे में. देन वी हैव टू डिस्कस बायोडाइवर्सिटी मीन्स जैव विविधता. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स टेक्सोनॉमी एंड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो यानी कि इसमें हम बात करेंगे वर्गीकरण और द्विनाम पद्धति के बारे में. द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन सिस्टम. इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में. टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4, 5. दैट्स इट. द नेक्स्ट टॉपिक इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन का जो क्रम है. देन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम. सो लेट्स सी What is living? अब हमारा पहला क्वेश्चन बनता है What is living यानी कि जीव क्या है या फिर लाइफ क्या है. हमने बायोलॉजी के फर्स्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट में ये डिस्कस किया था कि बायो का जो मीन है वो लाइफ और लिविंग ही है. तो हम कैसे पहचानेंगे कि लिविंग किन्हें बोलते हैं. लेट्स सी. थिंग्स में रिफर टू लाइफ विच कैन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म and consciousness, cellular organization and reproduce are called living things. तो मीन्स जिनमें ग्रोथ होती है, जो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, जिनमें कॉन्शियसनेस होती है और जिनका एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं. अब हम एक एक करके इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझेंगे. पहले तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की. तो व्हाट इज ग्रोथ? अगर मैं वन वर्ड में ग्रोथ को डिफाइन करूं तो ग्रोथ जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है फ्रेंड्स. होती है ना, मीन्स अगर एक बार हमारी हाइट बढ़ रही है तो वापस से क्या हम छोटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते. तो जो ग्रोथ होती है वो हमारी इरिवर्सिबल होती है यानी कि हमारा मास बढ़ता है, यानी कि हमारा जो वेट होता है वो बढ़ता है. और उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू, तो यानी कि अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन साइज एंड मास, तो ओवरऑल इंक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. अब आप बोलोगे कि ग्रोथ तो नॉन लिविंग में भी होती है. हाँ बिल्कुल होती है फ्रेंड्स, पर जो नॉन लिविंग की जो ग्रोथ होती है जैसे लाइक अ माउंटेन, तो वो भी ग्रो करते हैं यानी कि वो बढ़ते रहते हैं. लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है वो हमारी कैसी ग्रोथ होती है, एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है. ओके फ्रेंड्स. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म का जो मीन होता है वो होता है सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी कि टोटली जो हमारे उसमें जो केमिकल रिएक्शन से चेंजेस होते हैं ना, उन्हें वो सारे किस में आते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म में आते हैं. इसके बाद कॉन्शियसनेस यानी कि हमारे यहाँ हमें क्या होती है, हर काम के लिए अवेयरनेस होती है यानी कि हम कॉन्शियस होते हैं. यानी कि हम फील कर सकते हैं कि हमें कुछ गर्म लग रहा है या हमें कुछ ठंडा लग रहा है तो हम एकदम से अपना हाथ क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं. तो यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉन्शियसनेस भी होती है. इसके बाद हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की. अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनकी जो बॉडी होती है वो कैसे डिफरेंशिएट होती है, सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनेल. ओके, तो एक प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है. उसके बाद रिप्रोड्यूस यानी कि रिप्रोड्यूस का जो मीन आएगा तो यानी कि इंक्रीज इन प्रोजेनी, वो अपनी प्रोजेनी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं. लाइक एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे लिविंग होते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है फ्रेंड? सो बायो और डाइवर्सिटी हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है. बायो मीन्स तो आपको पता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मीन्स होता है आपका फैला हुआ. तो यानी कि जो भी चीज़ें आपकी फैली हुई हैं
और कैसे, यानी कि अगर जो लिविंग की अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं तो उसमें हमारी जो इन्वायरमेंट है वो भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से हमारा जो इंटरेक्शन होता है। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो जितनी भी चीज़ें हमारी अर्थ में होती है वो सब डाइवर्सिटी शो करती हैं। ये एक जो है मीज़र है, यानी कि मापन है वेरिएशन का जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम लेवल में। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? अब वर्ड हमारा यहाँ से बनता है। तो टैक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं फ्रेंड? टैक्सोनॉमी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसकी हमें नीड क्यों हुई, यानी कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन था वो था हमारा एनिमल और प्लांट के बेसिस पे, पर इतनी सारी डाइवर्सिटी जो हमारे एनवायरनमेंट में है तो उसके लिए हमें टैक्सोनॉमी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, क्लासिफाई करने का। तो टैक्सो मीन्स ग्रुप, ताकि हमें स्टडी करना है ग्रुप में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो टैक्सो का मीन्स होता है ग्रुप और नॉमी मीन्स नेमी। तो यानी कि ग्रुप में अगर हम किसी चीज़ का नामकरण करते हैं तो वो सब किस में आता है फ्रेंड? टैक्सोनॉमी में। तो अब मैं बात करती हूँ कि ये कैसे आप इसको जो है स्टेप्स में डिवाइड करते हो। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं टैक्सोनॉमी के: आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन और द लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। सो मीन्स फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन मीन्स किसी चीज़ की आपको क्या करनी है, पहचान करनी है, यानी कि आपको रिकॉग्नाइज करना है ऑर्गेनिज्म को। देन उसको आप क्या करोगे, क्लासीफाई करोगे, उसको आप वर्गीकृत करोगे और उसके बाद आप उसको एक नाम दोगे। तो ये 3 स्टेप एज इट इज ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं सेंडिंग ऑर्डर में, ये आपको ऐसे लर्न करने होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसमें आप एक स्टार बना लीजिए। कैरोलस लीनियस, इन्हें हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या करी थी, टैक्सोनॉमी दी थी, है ना, इसलिए तो हम इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो इन्होंने अपनी जो थॉट्स दिए थे वो, इनकी एक बुक है बहुत ही फेमस थी, सिस्टेमा नेचुरी। बहुत बार इस बुक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, सिस्टेमा नेचुरी। तो ये जो बुक है ये कैरोलस लीनियस ने दी थी। अब हम जानेंगे कैरोलस लीनियस के बारे में। तो कैरोलस लीनियस हमारे थे कौन? तो कैरोलस लीनियस जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो स्वीडन में हुआ था और ये एक डॉक्टर थे प्रोफेशनली, लेकिन इन्होंने प्लांट की स्टडी की थी क्योंकि प्लांट की स्टडी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो ये ओनली 22 ईयर्स के रहे होंगे, ओनली 22 ईयर्स। ओके फ्रेंड, तो ये लिखा नहीं जा रहा फ्रेंड, ओके आई ट्राई। तो ये ओनली 22 ईयर के थे। तो इन्होंने क्या किया था, अपना एक पहला शोध पेपर यानी कि शोध पत्र जो होता है वो इन्होंने दिया था प्लांट के ऊपर, इन्होंने पब्लिश किया था और उसके बाद इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी इनको बोला जाता है। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वाई वी नीड क्लासिफिकेशन। अब देखो फ्रेंड्स, जो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कॉमन सा गौरैया का, तो एक बर्ड है आपको पता है। तो जो उत्तर भारत का एरिया है यानी कि जो नॉर्थ इंडियन वाला जो एरिया है वहाँ पे इसे गौरैया बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में इसे पिचुका बोला जाता है, जापान में इसे सुजून बोला जाता है, ऐसे ही इंग्लैंड में हाउस स्पैरो, स्पेन में पार्डल। तो ऐसे अलग अलग नाम हैं। तो इन सब नामों से बचने के लिए कि एक साइंटिफिक नेम दिया गया, तो ये जो साइंटिफिक नेम दिया गया वो दिया गया टैक्सोनॉमी में, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब ये है हमारी टैक्सोनॉमी हायरार्की कि हम किस बेसिस पे नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें हमारा किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो इस तरह से आप इस सीरीज को याद रख सकते हैं। ये इसका क्रम है कि इस बेसिस में हम जो हमारा ग्रुप है एनिमल और प्लांट्स का, इनमें हम क्लासिफाई करते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज याद करने में थोड़ी सी टफ लग रही है तो हम इसे थोड़ा इजी कर देते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो एक ट्रिक है, कीप प्लेट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो मीन्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कीप यानी कि के यानी कि किंगडम, टी यानी कि फाइलम, सी यानी कि क्लास, ओ यानी कि ऑर्डर, देन एफ यानी कि फैमिली, जी यानी कि जीनस और द लास्ट वन एस फॉर सिक।
तो आपको पता है कि आजकल जैसे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी जो प्लेट्स है उन्हें आप क्लीन रखोगे ना, वरना आपकी फैमिली क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको इस ट्रिक से ऐसे आप याद रख सकते हो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। फाइन। तो द नेक्स्ट वन इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो यानी कि द्विनाम पद्धति, या ये क्या है, तो ये जो दिया था यानी कि द्विनाम पद्धति, हु इज द, अब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो कौन थे इसके फाउंडर, वो थे हमारे कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने ये हमारा साइंटिफिक सिस्टम दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, और उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो इन्होंने प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी, और किसकी रिसर्च की थी, बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज की, है ना। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हो कि प्लांट स्पीसीज पे रिसर्च की थी वो हमारी कैरोलस लिनियस ने दी थी, और इनके जो थॉट्स थे वो इस बुक में थे। ओके, तो अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, मीन हम जो नाम रखा जाता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। ओके, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है तो इसके कुछ रूल्स होंगे, तो यानी कि ये 2 वर्ड में रखा जाता है। पहला होता है आपका जीनस, और द नेक्स्ट वन इज स्पीसीज। ओके फ्रेंड्स, तो जीनस क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ, हमारा जो जीनस है वो हमारा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक अ सरनेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है रुचि पांडे, तो पांडे मेरा सरनेम है, तो वो क्या हो गया, मेरा जीनस हो गया, जो हमारा सबके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और उसके पास स्पीसीज आती है किसी पर्टिकुलर के लिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर के लिए हम क्या देते हैं, कोई स्पीसीज का नाम देते हैं, कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जस्ट वी ऑल लाइक आर ह्यूमन। ओके फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट वन इज रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसके बाद इसके कुछ जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था उसके कुछ रूल्स थे, और बाकी अब देखो क्या क्या रूल्स थे। तो पहला तो यही हो गया, इस साइंटिफिक नेम मस्ट फॉर्म, 2 वर्ड से आपका कोई भी साइंटिफिक नेम बना होगा, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। देन द नेक्स्ट वन इज, जो जेनरिक नेम होगा वो आपका स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, ओके, और जो स्पेसिफिक नेम होगा यानी कि स्पीसीज का नाम होगा वो स्टार्ट होगा आपका स्मॉल लेटर से। अब इसके बाद जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं वो जनरली ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड से लिखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो हमारी लैंग्वेज है ना, ग्रीक और लैटिन, ये हमारी डेड लैंग्वेज में आती है। डेड मीन्स ये नहीं कि मरी हुई लैंग्वेज, मतलब इनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनमें हम फर्दर चेंजेस नहीं करते हैं, तो ये नाम एज इट इज ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो इसलिए इन्हें डेड लैंग्वेज भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, देन when printed the scientific name should be printed in italics। अब अगर हम साइंटिफिक नेम को प्रिंट करते हैं तो हम इसे कैसे लिखते हैं फ्रेंड, इटैलिक में लिखते हैं, यानी कि थोड़ा सा टिल्टेड या तिरछा। ओके, और अगर हम इसे हैंड रिटन या टाइप करते हैं तो ये हमारे सेपरेटली हम इन्हें क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, लाइक दैट होमो सेपियंस। जैसे हमने देखो टाइप में लिखा हुआ है तो हमने इसे थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया, यानी कि इटैलिक्स में हमने इसे लिख दिया। ओके, सो ये होमो सेपियंस किसको बोलते हैं, मैन को बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि लिनियस ने ये दिया था, कैरोलस लिनियस। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार बना लीजिए आप इसमें, कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा फर्दर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। अब इन्होंने 2 बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया था फ्रेंड्स। ओके, तो पहला था हमारा प्लांट किंगडम, देन सेकंड वन इज एनिमल किंगडम। तो अब इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था प्लांट और एनिमल किंगडम, उन्होंने कहा था कि जिनमें न्यूट्रिशन, जो जैसे इन्होंने इनके कुछ बेसिस थे क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने न्यूट्रिशन और उसके बाद लोकोमोशन के बेस पे क्लासिफाई किया था। देखिए जो हमारे प्लांट थे उनको जो क्लासिफाई किया था कैरोलस लिनियस ने, वो किया था उनके न्यूट्रिशन के बेस पे, क्योंकि जो प्लांट होते हैं आप सभी को पता है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि सपोसी होते हैं, अपना जो फूड है वो खुद से बना लेते हैं, तो इनको इस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। और जो एनिमल किंगडम था उनको क्लासिफाई किया गया था उनके लोकोमोशन के बेस पे, क्योंकि इनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि जो एनिमल होते हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं।
और जो प्लांट होते हैं वो मूवेबल नहीं होते हैं, यानी कि उनमें मूवमेंट नहीं होता है। अगर प्लांट में मूवमेंट नहीं होता तो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते थे और हमें इतना ज़्यादा फॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, और डिफॉरेस्टेशन तो कभी होता ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्लस लिनियस ने दिया था। अब इसमें भी क्या आया, एक्सेप्शन आया, क्योंकि ये थ्योरी हमारी दो ही बेस पे थी, यानी कि प्लांट और एनिमल के बेस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो इसके बाद आया हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हैक्कल ने। इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने बोला कि एक और ग्रुप होना चाहिए। प्लांटी को इन्होंने ऐसे ही रहने दिया और एनिमलिया को भी इन्होंने ऐसे ही रहने दिया। तो इन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी एक ग्रुप और होना चाहिए, जिसमें इन्होंने प्रोटिस्टा ले लिया। अब ये जो प्रोटिस्टा था, इसमें इन्होंने बोला कि जो कुछ स्पॉन्जेस होते हैं उनके लिए भी हमें एक अलग से किंगडम चाहिए। तो इन्होंने इसके लिए जो है इसमें चेंजेस करे और इन्होंने जो है प्रोटिस्टा किंगडम रख दिया कि भाई प्लांट में नहीं आ पा रहे और एनिमल में नहीं आ पा रहे, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से किंगडम बना दिया। देन उसके बाद इसमें भी एक्सेप्शन हुआ, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो ये दिया था हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने। तो कोपलैंड ने बोला कि एक किंगडम और होना चाहिए, वो था मोनेरा। तो इन्होंने बोला कि मोनेरा एक अलग, जो प्लांट एनिमल और प्रोटिस्टा में भी नहीं आ पा रहे, तो उनको इन्होंने मोनेरा में रख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इन्होंने बैक्टीरिया और ये सब जो है रख दिए। और उसके बाद हमारा एज इट इज सेम का सेम ये हमारा प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। अब उसके बाद इसमें भी जो है कुछ वो हुए, अपवाद हुए। तो फिर उसके बाद आया हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन इन्होंने एक ग्रुप और ऐड किया, वो था हमारा फंजाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फंजाई का ग्रुप इन्होंने एक अलग से बना दिया। उसके बाद प्लांटी, देन एनिमलिया, ये सारे इन्होंने ऐसे ही रहने दिया और एक अलग से जो इन्होंने ग्रुप ऐड किया था वो था हमारा फंजाई का। अब इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब मोनेरा जो होते हैं उन्हें आप कैसे पहचानोगे कि ये इस ग्रुप में रखे जा रहे हैं, तो ये क्या होंगे फ्रेंड्स, एक्वेटिक होते हैं, देन ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक मीन्स, प्रो मीन्स आपका होता है प्री, और कैरियोटिक यानी कि कैरियन मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस। तो यानी कि जिनमें जो न्यूक्लियस होता है प्रिमिटिव होता है या फिर वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तो इसलिए उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रोकैरियोटिक। देन द नेक्स्ट वन इज यूनिसेलुलर। अब ये क्या होते हैं, हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें जो सेल होती है वो एक ही सेल होती है और एक ही सेल इनके बॉडी के सारे काम करती है, यानी कि सारे फंक्शन एक ही सेल में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये किंगडम बेसिकली बैक्टीरिया को अलग करने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारे इसी में आते हैं। ये है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ इस तरीके के ये पानी में और आपको हर जगह पे ये एल्गी आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एल्गी को हम नॉर्मली लैंग्वेज में इसे काई बोल देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो हमारा प्लांटी का किंगडम आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोटिस्टा। ये भी हमारे एक्वेटिक होते हैं इसी की तरह, पर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, तो यानी कि जो इनका न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है, तो इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, यूकैरियोटिक। उसके बाद ये भी हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें भी एक ही सेल सारे काम करती है। इसके कुछ एग्जाम्पल है लाइक अमीबा, यूग्लिना। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे प्रोटिस्टा में। तो अगर मैं बात करूँ अमीबा की, तो ये अमीबा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसका कोई साइज एंड शेप तो होता नहीं है। तो हमारा जो अमीबा होता है उसमें एक स्यूडोपोडिया होता है। तो ये क्या करता है, इसके लिए जो फूड होता है ना, फूड को पकड़ने का और इसको जो है लोकोमोट करने में हेल्प करता है। तो स्यूडोपोडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें अमीबा में। इसके बाद हमारा आता है फ्रेंड्स यूग्लिना। अब ये यूग्लिना आपको पता है कि इसको अगर आप डिफाइन करते हो एक वर्ड में, तो इसे आप ग्रीन एनिमल बोलते हो, हरे रंग का दिखाई देता है।
ठीक है। तो ये यूग्लिना को आप क्या बोलते हो, कनेक्टिव लिंक बोलते हो बिटवीन प्लांट एंड एनिमल का। तो एनिमल और प्लांट किंगडम के बीच में ये एक कनेक्टिव लिंक का काम करता है। उसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इसमें ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लैजिला टाइप का इसमें प्रेजेंट होता है। जब इसमें लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो जो फ्लैजिला होता है इसको मूवमेंट देने का काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ द नेक्स्ट वन इज फंजाई। अब फंजाई जो होते हैं वो हमारे मॉइस्ट एरिया में जो है ग्रो करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। ये भी हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स इनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है और ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है। ये सारे के सारे जो फंजाई होते हैं ये हमारे मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि मशरूम हो गया और ईस्ट हो गया। अब इसमें जो ईस्ट होता है ओनली ईस्ट ही है, इसमें आप स्टार लगा लो ईस्ट में। अब ये जो ईस्ट है फ्रेंड्स, ये ईस्ट आपका ओनली वन ऑफ द फंजाई है जो हमारा यूनिसेलुलर होता है, बाकी सारे हमारे क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। अब ये है हमारा मशरूम। ये आपने देखा होगा कि ये वुड में और हमारा जो जहाँ पे भी मोस्टली जो मॉइस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे अच्छे से ग्रो करता है और इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए आपको ऐसे वाइट सा कलर का आपको दिखाई देता है और इसे आप मृतोपजीवी भी कहते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो ये था आपका मशरूम। अब इसके बाद बात आती है प्लांटी। प्लांटी हमारे कैसे होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स सर्वव्यापी, यानी कि जो हर जगह पाए जाएंगे। उसके बाद बात आती है यूकैरियोटिक की, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ओके फ्रेंड, इसके बाद मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा किंगडम क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम करके, और इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम करके। तो ये भी हमारे सर्वव्यापी होते हैं, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप अभी यहाँ पे देख लो। उसके बाद ये भी हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका मोनेरा। ये मैंने कुछ हिंदी में डाला हुआ है, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं उनमें सुसंगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड उनका न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद ये बहुकोशिक भी नहीं होते हैं, एक कोशिका इनमें सारा काम करती है। इन कुछ जीव जो होते हैं उनमें कोशिका वृत्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। अब अगर मैं न्यूट्रिशन के लेवल पे लूँ, यानी कि पोषण के आधार पर ये जीव स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं, यानी कि स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रोफ जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, और विषमपोषी यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। इसके बाद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक कोशिकी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, और ये भी हमारे स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी दोनों ही प्रकार के होते हैं। इसके बाद फंजाई। फंजाई हमारा यूकैरियोटिक जीव है। अब मैंने आपको भी बताया था कि ये जो फंजाई होते हैं वो हमारे जो है मृतोपजीवी जिन्हें हम बोलते हैं, तो यानी कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे निर्भर रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। क्योंकि ये कहीं पे भी उग जाते, कहीं पे भी ग्रो करता है। आपने देखा होगा मशरूम लकड़ियों के बीच में ऐसे इस तरीके से ग्रो करता है, तो इसलिए ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर भी आसानी से जो है ग्रो करते हैं। अब देखो, नॉर्मली जो कोशिका वृत्ति होती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इनमें यानी कि फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है। ओके फ्रेंड, तो ये था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद आवर फेसबुक आईडी। प्रज्ञा कोचिंग सेंटर के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है, आप हमसे हमारी फेसबुक आईडी पे भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।